दोस्तों जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, दिन भर जी तोड़ मेहनत करते हैं, धूप में भागते हैं, बारिश में भीगते हैं, कभी कभी बस में लटक करके ऑफिस पहुंचते हैं, कभी बाइक पर टूटी सड़कों के गड्ढों से बचते बचाते जिंदगी काटते हैं। महीने के आखिर में जब सैलरी आती है तो सबसे पहले किसका हिस्सा कटता है? टैक्स का। पेट्रोल भरवाने जाते हैं, टैक्स। सब्जी लाते हैं, टैक्स। मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, टैक्स। पानी की बोतल खरीदते हैं, टैक्स। यहां तक कि मरने के बाद जब कब्रिस्तान या शमशान जाते हैं तब भी किसी न किसी बहाने से टैक्स। और ये सारा पैसा जाता कहां है? जाता है दिल्ली, संसद भवन में बैठे हुए उन 543 माननीयों के पास, जिनको आपने चुन करके भेजा है इस उम्मीद में कि वो जाकर के हमारी आवाज बुलंद करेंगे, हमारे मुद्दों पर बहस करेंगे, हमारे लिए कानून बनाएंगे। लेकिन अब जरा एक आंकड़ा सुनिए और सुनकर के हैरान मत होइएगा आप लोग, दिल थाम करके बैठिए। इस बार जो मॉनसून सत्र हुआ है 20 जुलाई से 13 अगस्त तक, पूरे 25 दिन में उसमें लोकसभा में कुल कितना काम हुआ है पता है? सिर्फ 19%। जी हां, आपने सही सुना है, 19%। 81% टाइम बर्बाद हो गया, हवा में उड़ गया। आपकी और मेरी टैक्स की गाढ़ी कमाई धुएं की तरह गायब हो गई। और सबसे शर्मनाक बात, राज्यसभा में भी सिर्फ 39% काम हुआ, बाकी 61% पता नहीं कहां गया। तो अब सवाल यह है कि क्या जनता सचमुच में इतनी बेवकूफ है? क्या जनता सिर्फ टैक्स भरने के लिए बनी है और हिसाब मांगने का उसे कोई हक नहीं है? क्या जनता को इतना अंधेरे में रखा जाएगा कि उसे पता ही ना चले कि जिन लोगों को उसने अपनी जिंदगी सौंपी है वो असल में उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे और साथ में उस शख्स की बात करेंगे जो इस पूरे तमाशे का रेफरी है, यानी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, जिनके ऊपर अब सीधा आरोप लग रहा है कि वो निष्पक्ष नहीं है, वो एक तरफा खेल खेल रहे हैं और अब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड, मैं हूं आपके साथ विकी कुमार। और आज की स्टोरी वो है जिसे टीवी चैनल आपको दिखाने से बच रहे हैं। पहले तो जरा समझ लीजिए कि स्पीकर होता कौन है और उसका काम क्या है। स्पीकर मतलब लोकसभा का अंपायर। जैसे क्रिकेट के मैदान में अंपायर होते हैं जो दोनों टीमों के लिए एक जैसा नियम लगाता है, वैसे ही संसद में स्पीकर होता है। उसका काम है कि सत्ता पक्ष को या विपक्ष दोनों की बात सुने, दोनों को बराबर मौका दे, दोनों तरफ से जवाब दिलवाए। स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है, स्पीकर पूरे सदन का होता है। लेकिन ओम बिरला जी को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो अंपायर नहीं एक टीम के कप्तान बन गए हैं। इस बार का जो मॉनसून सत्र गुजरा उसकी तस्वीर बहुत साफ है। पूरे 25 दिन में सिर्फ 19 बैठकें हुई, 12 बिल पास हुए, लेकिन 11 बिल बिना किसी बहस के, बिना किसी चर्चा के पास हो गए। सिर्फ एक बिल पर, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल, यानी पेपर लीक रोकने वाला कानून, उस पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई। बाकी सब कुछ ऐसे पास हो गया जैसे कोई मुहर लगा रहा हो। कानून बन गए हैं लेकिन देश को पता ही नहीं क्या बना, क्यों बना, किसके फायदे के लिए बना। क्या ये लोकतंत्र है? नहीं जनाब, ये तो लोकतंत्र का मजाक है। और मजे की बात यह है कि इस पूरे सत्र में न तो प्रधानमंत्री मोदी एक भी दिन सदन में आए, ना ही गृह मंत्री अमित शाह आए। पूरे 19 दिन एक भी दिन नहीं। यह पहली बार हुआ है इतिहास में कि देश के सबसे बड़े दो नेता संसद के पूरे सत्र से गायब रहे। और खुद ओम बिरला जी वो पारंपरिक विदाई भाषण तक नहीं पढ़ा जो हर सत्र के अंत में स्पीकर पढ़ता है, जिसमें वो बताता है कि सदन कितना चला, कितना काम हुआ। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि पढ़ने में तो शर्म आती। 19% का आंकड़ा बताते तो जनता के सामने चेहरा नहीं दिखा पाते, तो चुपचाप बिना कुछ कहे सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष ने ओम बिरला की टी पार्टी तक बॉयकॉट कर दी है, यानी चाय पार्टी में जाने से भी मना कर दिया। सोचिए हाल कहां तक पहुंच गया है। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या था इस पूरे सत्र में। विपक्ष लगातार एक ही सवाल पूछ रहा था, सिर्फ एक सवाल, कि 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर आपने छात्रों पर पैलेट गन चली, लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे गए, तो ये आदेश किसने दिया? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है, यानी अमित शाह के अंदर आती है। तो सीधा सवाल है, अमित शाह जवाब दो। बस इतनी सी बात है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी सब यही मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट पर ट्वीट किया कि अमित शाह छुप रहे हैं, लेकिन अमित शाह न सदन में आए न मुंह खोला। और यहां आ जाती है ओम बिरला की जिम्मेदारी। स्पीकर का काम था कि वो अमित शाह को बुलाते, कहते कि जनाब सदन आपसे जवाब मांग रहा है, आइए और जवाब दीजिए। पूरे मुल्क में कोहराम मचा है, विपक्ष सड़क पर उतर आया है, बच्चों के शरीर पे पैलेट गन के छर्रे निकल आ रहे हैं। तो कम से कम इतना तो बताइए कि आदेश किसका था?
लेकिन ओम बिरला जी ने ये नहीं किया, बल्कि उल्टा हर बार जब विपक्ष खड़ा होकर के आवाज उठाता तो सदन को स्थगित कर देते, 2-4 मिनट बस, फिर से अगले दिन। इस तरह पूरा सत्र निकल गया। सोचिए, पूरे 380 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाने के लिए तय थे इस सत्र में, यानी वो सवाल जिनका जवाब मंत्री खुद खड़े होकर के देते, लेकिन असल में सिर्फ 2 सवालों के जवाब मिले, 2। पूरे 25 दिन में सिर्फ 2, बाकी 378 सवाल पड़े रह गए। और ये सवाल किनके हैं? आपके हैं, मेरे हैं, हर उस भारतीय के हैं जो अपने सांसद को चुन करके भेजता है इस उम्मीद में कि उसकी तकलीफ वहां पहुंचेगी। लेकिन अब पूरा खेल यहाँ आकर के रुक जाता है कि हमारी तकलीफ पहुंच ही नहीं रही है, और ऊपर से हमारा टैक्स भी लग रहा है। एक अनुमान के मुताबिक संसद का एक दिन चलाने पर करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। इसमें बिजली, पानी, सुरक्षा, स्टाफ, सांसदों की सुविधाएं, प्रोटोकॉल, सब कुछ शामिल है। और ये पैसा कहाँ से आता है? आपकी और मेरी जेब से आता है, आपकी और मेरे टैक्स से आता है। यानी हम पैसा देते हैं संसद चलने के लिए, और वो चल नहीं रही है, या फिर चल भी रही है तो 19%। तो 81% जो पैसा गया वो कहाँ गया, कैसे गया, किसने खाया? इसका जवाब कौन देगा? इसका हिसाब कौन देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि हिसाब मांगने वाला भी वही होना चाहिए जो निष्पक्ष हो। और यहाँ तो अंपायर ही एक टीम का खिलाड़ी बना बैठा है। अब आते हैं असली बम्पर, जो अब ओम बिरला जी के लिए मुसीबत बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट तक की बात हो चुकी है, और वजह है टीएमसी के 20 बागी सांसदों का मामला। जरा पूरी कहानी समझिए। इस साल 2026 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए, और लंबे समय बाद ममता बनर्जी की टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा। बंगाल में सत्ता चली गई, और जैसे ही पार्टी कमजोर हुई, वैसे ही जून महीने में टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने बगावत कर दी। 20 सांसद, पूरी टीएमसी की लोकसभा टीम का 70%। इन बागी सांसदों में बड़े बड़े नाम हैं: काकोली घोष दस्तीदार, यूसुफ पठान, सायोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, सुदीप बंदोपाध्याय, दीपक अधिकारी, यानी देव, शताब्दी रॉय, राचना बनर्जी, प्रसून बनर्जी, माला रॉय, और भी कई नाम हैं। इन सब ने कहा कि हम टीएमसी में नहीं रहेंगे, हम एक नई पार्टी, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में मर्ज हो रहे हैं। और एनसीपीआई में जाते ही तुरंत ऐलान कर दिया कि हम अब मोदी जी के साथ हैं, यानी एनडीए का हिस्सा है। यानी टीएमसी से निकले, कागज पर एनसीपीआई गए, लेकिन असल में सीधे बीजेपी की गोद में जा बैठा। अब यहां आता है दल बदल कानून का पेच। संविधान की 10वीं अनुसूची में साफ लिखा है कि अगर कोई सांसद अकेला या 2-4 लोग पार्टी बदलते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है, लेकिन अगर पूरी पार्टी का 2/3 यानी 66% से ज्यादा हिस्सा एक साथ किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होता है तो फिर ये स्प्लिट नहीं कहलाता, ये मर्ज कहलाता है, और तब दल बदल कानून नहीं लगता। अब हिसाब लगाइए, टीएमसी के कुल 28 सांसद थे, 2/3 का मतलब हुआ तकरीबन 19 सांसद, और बागी हुए 20 सांसद। यानी बीजेपी वालों ने बिल्कुल हिसाब लगा करके गिन गिन करके ठीक 20 सांसद तोड़े, ताकि 2/3 का आंकड़ा पार हो जाए और कोई भी इनकी सांसदी न छीन सके। है ना कमाल का हिसाब? लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। इन 20 बागी सांसदों में से 2-3 सांसद बाद में हिचकिचाने लगे। यूसुफ पठान जैसे नेता, जिन पर पब्लिक प्रेशर था, कहने लगे कि हम बीजेपी के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। अब सोचिए, अगर 20 में से सिर्फ 2 भी निकल जाते तो बागियों की संख्या 18 पर आ जाती, और 2/3 का आंकड़ा गड़बड़ जाता। यानी सबकी सांसदी खतरे में, इसीलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊपर तक हलचल मच गई। रुकिए, ये पूरा गणित यहां और बड़ा हो जाता है। जून में ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की टीम ने ओम बिरला जी को पत्र लिखा कि जनाब, ये जो 20 सांसद भागे हैं इनकी सांसदी छीनी जाए, ये दल बदल के अपराधी हैं। लेकिन ओम बिरला ने कोई सुनवाई नहीं की। 14 जून को ये 20 बागी सांसद खुद ओम बिरला के दिल्ली स्थित घर पर पहुंचे, अपने कागजात दिए कि हम मर्ज हो रहे हैं। ओम बिरला ने तुरंत उन कागजों पर विचार करना शुरू कर दिया। इधर टीएमसी की चिट्ठियां धूल फांक रही थी, उधर बागियों के कागज फटाफट प्रोसेस हो रहे थे। 18 जुलाई को ओम बिरला ने इन 20 बागी सांसदों के लिए लोकसभा में अलग से बैठने की व्यवस्था कर दी, यानी उन्हें एक तरह से मान्यता दे दी कि हाँ, आप अलग समूह हैं। 27 जुलाई को अभिषेक बनर्जी ने फिर से ओम बिरला को पत्र लिखा कि जनाब सुनिए हमारी बात। कोई जवाब नहीं। 13 अगस्त को यानी सत्र के आखिरी दिन अभिषेक बनर्जी खुद ओम बिरला से मिलने गए। उन्होंने 2 पत्र दिए, कहा कि इन 20 पर फैसला कीजिए। ओम बिरला ने वही पुराना जवाब दिया, देख रहे हैं विचार हो रहा है। तंग आकर के अभिषेक बनर्जी ने साफ कह दिया कि अगर 7 से 10 दिन के अंदर स्पीकर ने फैसला नहीं किया तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ओम बिरला जी बच पाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका है कि स्पीकर को दल बदल के मामले में एक तय समय सीमा के अंदर फैसला करना ही होगा।
इसे लटकाया नहीं जा सकता है। 2-3 महीने से मामला लटका है, अब सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखा सकता है। और अगर कोर्ट ने ओम बिरला के खिलाफ टिप्पणी की तो ये लोकसभा के इतिहास में एक बहुत बड़ा दाग होगा, जो पूरी बात खोल देता है। एक तरफ टीएमसी की चिट्ठियां जिनमें बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग थी, वो 2 महीने से धूल फांक रही थी, कोई सुनवाई नहीं। दूसरी तरफ इन्हीं बागी सांसदों को अलग बैठने की व्यवस्था, मान्यता, ये सुविधा फटाफट मिल गई। एक तरफ विपक्ष का सिर्फ इतना सा सवाल कि अमित शाह जवाब दो, हफ्तों तक नज़रअंदाज किया गया। दूसरी तरफ सरकार के 12 बिल बिना बहस के पास कर दिए गए। ये सारे उदाहरण एक ही तरफ इशारा करते हैं, लोकसभा स्पीकर जिसे संविधान ने निष्पक्ष होने की जिम्मेदारी दी है, वो एक तरफा खेल रहा है। और यही वजह है कि आज विपक्ष के तमाम बड़े नेता खुलेआम कह रहे हैं कि ओम बिरला अब स्पीकर नहीं बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता बनकर के रह गए हैं। अब एक और चीज सोचना बहुत जरूरी है। पिछले साल 2025 के मानसून सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 29% थी, इस साल गिर करके 19% हो गई है। 2016 के विंटर सेशन के बाद, यानी कि नोटबंदी के बाद वाले सेशन के बाद, ये सबसे कम उत्पादकता है। यानी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहे हैं। और स्पीकर की भूमिका इसमें बहुत बड़ी है, क्योंकि सदन को चलाना, हंगामे को थामना, दोनों पक्षों में बातचीत करवाना, ये सब स्पीकर का ही काम है। ओम बिरला ने संसद परिसर में एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी सत्र से पहले, लेकिन कई विपक्षी दलों ने वहां से वॉकआउट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। यही तो टूट का बीज बन गया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब तो राजनीति है, इसमें आम आदमी का क्या? तो सुनिए, इसमें आम आदमी का बहुत कुछ है। जब सदन नहीं चलता है तो आपके इलाके की सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, पेंशन, नौकरी, इन सब पर बात नहीं होती है। आपके इलाके का सांसद जो मुद्दा उठाना चाहता है वो नहीं उठा पाता है। जो कानून जनता के हक में बनने चाहिए वो लटक जाते हैं, और जो कानून सरकार अपनी सुविधा के लिए बनाना चाहती है वो बिना बहस के पास हो जाते हैं। यानी नुकसान सीधा जनता का है, और वो भी कैसा नुकसान? दोहरा। एक तरफ आपके सांसद आपकी बात नहीं रख पा रहे हैं, दूसरी तरफ जो पैसा इस सदन को चलाने में लग रहा है वो आपकी ही जेब से जा रहा है। यानी आप पैसा दे रहे हैं अपनी बात न सुनी जाने के लिए। ये कमाल का सिस्टम है ना। अब बात दल बदल कानून की। ये कानून 1985 में इसलिए लाया गया था कि नेता एक पार्टी से चुनकर के दूसरी पार्टी में न कूदते फिरे, लेकिन बीजेपी ने इसका ऐसा जबरदस्त तोड़ निकाला कि पूरा कानून खिलौना बनकर के रह गया है। पहले महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, फिर एनसीपी को तोड़ा, अब बंगाल में टीएमसी को तोड़ रहे हैं। हर जगह वही फॉर्मूला, 2/3 सांसद या विधायक तोड़ो, मर्ज घोषित करो और दल बदल कानून से बच जाओ। और स्पीकर, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, चुप बैठा रहता है। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना का केस अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। महाराष्ट्र स्पीकर पर लगातार टिप्पणी हुई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। यही वजह है कि अब ये मॉडल हर जगह दोहराया जा रहा है, और अब ये मॉडल बंगाल पहुंच गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट अब भी सख्ती नहीं दिखाया तो कल किसी और राज्य में यही होगा, परसों किसी और के साथ होगा, और अंत में जो बचेगा वो होगा आपके वोट की कीमत, 0। क्योंकि आप जिसको वोट दे करके जिताते हो वो अगले दिन दूसरी पार्टी में चला जाता है, और स्पीकर तमाशा देखता रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं ये लड़ाई सिर्फ टीएमसी और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और मोदी की नहीं है, ये लड़ाई है आपके और मेरे वोट की कीमत की। ये लड़ाई है इस बात की कि क्या लोकतंत्र में जनता शब्द का कोई मतलब बचेगा, या फिर हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ सत्ता की मर्जी चलेगी और बाकी सब कुछ कठपुतली बन करके रह जाएंगे। एक बात और साफ कर दूं, मैं यहां किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। कल को अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और उनका स्पीकर आकर के बीजेपी की चिट्ठियों को नजरअंदाज करने लगे, बीजेपी के सवालों को दबाने लगे, तब भी यही गलत होगा। स्पीकर का पद संविधान का पद है, किसी पार्टी का नहीं है। इसीलिए आज अगर हम ओम बिरला जी से सवाल नहीं पूछेंगे तो कल कोई और स्पीकर भी यही करेगा, और उसकी दलील होगी कि बिरला जी ने भी तो यही किया था। एक और बुरा उदाहरण पैदा कर दिया जाएगा। इसीलिए इस पद की गरिमा बचाना जरूरी है, आज बचाना जरूरी है, अभी बचाना जरूरी है। अब देखना यह है कि अगले 7 से 10 दिनों में क्या होता है। क्या अभिषेक बनर्जी वाकई सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ओम बिरला को नोटिस भेजती है? क्या 20 बागी सांसदों की सांसदी पर कोई फैसला आता है? क्या ओम बिरला अपनी चुप्पी तोड़ते हैं? क्या अमित शाह विंटर सेशन में आकर के पैलेट गन का जवाब देंगे, या फिर सब कुछ फिर से वैसा ही चलता रहेगा? जनता ठगी जाती रहेगी, टैक्स भरती रहेगी, और सदन में 19% काम होता रहेगा। इन सब सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात तय है, जनता अब जाग रही है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, यूट्यूब पर
पर वीडियो देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि टैक्स सिर्फ भरने के लिए नहीं है, हिसाब मांगने के लिए भी है। और जिस दिन ये जागरूकता एक बार बड़ा आंदोलन बन जाएगी, उस दिन कोई ओम बिरला, कोई अमित शाह, कोई मोदी, कोई राहुल, कोई ममता, कोई अभिषेक बच नहीं पाएगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। तो आपसे मेरा एक ही आग्रह है, अगली बार जब भी कोई नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो उससे पूछिए आपके सदन में 19% काम क्यों हुआ, आपने पैलेट गन का जवाब क्यों नहीं दिया, आपने दल बदल पर चुप्पी क्यों साधी, हमारे टैक्स का हिसाब कहाँ है। अगर हर आदमी ये सवाल पूछने लगेगा तो नेताओं को जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम यूं ही टैक्स भरते रहेंगे, वो यूं ही ऐश करते रहेंगे और लोकतंत्र दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ओम बिरला निष्पक्ष हैं? क्या आपको लगता है कि 19% उत्पादकता के लिए सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है या फिर स्पीकर की भी बराबर की जिम्मेदारी है? क्या आपको लगता है कि दल बदल कानून का ये मजाक ऐसे ही चलता रहेगा या सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त कदम उठाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय ही असल में जनता की राय है और जनता की राय ही असल में लोकतंत्र की धड़कन है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, ताकि देश और दुनिया की वो हर खबर आप तक पहुंचे जो बाकी चैनल आपको दिखाने से कतराते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सवाल पूछते रहिए और याद रखिए जो सवाल पूछेगा वही देश बचाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।